हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल। पिछले लेक्चर में हमने बेसिकली जो टॉपिक किया था उसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया था। एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था, एक सर्कुलर लूप की स्टडी की थी जिसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया। आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्चुअली में डाइपोल का मतलब है दो पोल। डाइपोल का मतलब है दो पोल, मतलब चार्ज के दो पोल। अब दोनों के दोनों पोल की खास प्रॉपर्टी क्या है? बड़ा सिंपल सा मीनिंग है। देखिए, एक ऐसा सिस्टम जिसमें टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर हों, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर अगर हैं तो इस सिस्टम को बोलूंगा मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। कंडीशन सुन लीजिए, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों की नेचर एक दूसरे के अपोजिट है। सो आप इसकी डेफिनेशन क्या दे सकते हैं? इट इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस placed at certain distance apart. Placed at certain distance apart. एक दूसरे से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर ये दोनों सेपरेट किए हुए हैं। इसका जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को मैं हमेशा 2a कंसिडर करूंगा। यहां पर एक क्वेश्चन होता है कि ये डिस्टेंस हमने 2a ही क्यों लिया है, इस डिस्टेंस को मैंने a क्यों नहीं लिया? एक्चुअली में जो 2a डिस्टेंस है उसका रीजन ये है कि इसका सेंटर पॉइंट यहाँ पे आता है, तो दोनों तरफ a डिस्टेंस हो जाती है। तो जब भी हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इन दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो जो डिस्टेंसेस हैं वो प्रॉपर मिल जाती हैं हमें, इसलिए हम इसको 2a कंसिडर करते हैं। ओके, तो मेरे पास ये जो 2a है इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ डाइपोल। इसको लेंथ ऑफ डाइपोल बोलते हैं। ये दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है, ये दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड है। आमतौर पे मैं हमेशा ये नेगेटिव को हमेशा पहले लिखूंगा और पॉजिटिव प्लस q को हमेशा बाद में। ओके, इसके बाद दिस इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये एक सिस्टम है, इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। इसके बाद हमारे पास एक डेफिनेशन आती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज, किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लिख लीजिए इन दोनों में से और उसका प्रोडक्ट कर दीजिए इनटू लेंथ ऑफ डाइपोल। डाइपोल की लेंथ से इसका प्रोडक्ट कर, तो P इज इक्वल टू आ जाएगा Q इंटू Q। दिस इज द डाइपोल मोमेंट। अभी डाइपोल मोमेंट जो है, डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर में। ओके, ये वेक्टर है, तो अगर ये वेक्टर है तो इसकी भी कोई डायरेक्शन होगी। अभी मेरे को भैया ढूंढना पड़ेगा भी इधर में से इसकी जो डायरेक्शन पर्टिकुलर है। तो यहाँ पर एक तो चार्ज है, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, बच गया 2a। तो 2a जो है दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पर 2a वेक्टर है और इसकी डायरेक्शन हमेशा याद रखिएगा, इसकी डायरेक्शन -q से +q की तरफ होती है, बिकॉज 2a एक सिंपल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्जेस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसलिए एक वेक्टर है। और इसकी डायरेक्शन जो हम मानते हैं वो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मानी जाती है। अगर इसकी डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव है तो सिंपल सी बात है कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी पॉजिटिव से नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मानी जाएगी। तो ये p वेक्टर की डायरेक्शन है जो वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है इस चार्ज डाइपोल में। यहां पर इन वेक्टर फॉर्म अगर मैं यहां लिखना चाहूं तो p वेक्टर इज इक्वल टू q इंटू 2a वेक्टर, और यहां पर डिफाइन करेंगे here the direction of Here the direction of
2a vector as well as p vector is from -q to +q चार्ज, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। सो ये हमारा था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ये जो है इसकी आप ऐसा यूनिट लिखना चाहते हैं वो भी लिखिए, SI यूनिट ऑफ P डाइपोल मोमेंट है, उसकी ऐसा यूनिट हम लिखेंगे, चार्ज की कूलम है 2a मीटर, तो इसकी ऐसे यूनिट आएगी P इज इक्वल टू Q इंटू 2a, चार्ज इसकी होगी Q इंटू 2a, मैंने जानबूझकर लिखा ऐसे। P इज इक्वल टू Q होगी कूलम एंड 2a की होगी मीटर, तो मेरी ऐसा यूनिट बन गई कूलम इंटू मीटर। ओके, अगर इसका आप डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना चाहते हैं तो डायमेंशन भी हम बता सकते हैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ये हमारा आएगा बेटा, देखिए P इज इक्वल टू चार्ज की डायमेंशन जो है वो मैंने पहले भी एक दिन बताई थी आपको पिछले लेक्चर में कि करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, तो चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम, तो करंट का है A1 और चार्ज का टाइम का है T1। A1 T1 चार्ज की डायमेंशन है, A1 T1 और लेंथ 2a इज अ लेंथ, और लेंथ की जो डायमेंशन है वो L1 आएगी मेरे पास, तो टोटल डायमेंशनल फार्मूला मेरा बन गया L1 T1 A1। ये डायमेंशनल फार्मूला है डाइपोल मोमेंट। ओके, सो ये था हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, उसकी एसआई यूनिट और उसका डायमेंशनल फार्मूला। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि सीबीएसई और बाकी के सभी जो बोर्ड हैं उनमें काफी ज्यादा पॉपुलर है और लगभग ये रिपीट होता है। ऐसे दो टॉपिक है हमारे पास, एक तो है इस डाइपोल की एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन और एक इस डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन। तो अभी हम ये दोनों टॉपिक्स जो है उनको कवर करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड on the axial line। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही होती है। अगर मैं यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करके दे रहा हूं, इट मींस मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करके दे रहा हूं, इस बात का ध्यान रखिए। तो मेरा टॉपिक है आज का इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सियल लाइन पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करनी चाहता हूं कि वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर होता है डाइपोल के कारण। ठीक है, तो उसकी कैलकुलेशन में हम क्या करेंगे, बड़ा सिंपल सा डेरिवेशन है, बहुत आसान है, बड़ा सिंपल सा डेरिवेशन है, बहुत आसान है और इसको बड़ी ध्यान से समझिएगा। इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट भी है। देखिए क्या है कि मैंने एक डाइपोल कंसीडर किया, ये मेरे पास डाइपोल, यहां पर चार्ज ये पॉइंट A, ये वाला पॉइंट B, यहां चार्ज -q, ये वाला चार्ज +q। आप इधर भी +q और इधर -q ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। टोटल डिस्टेंस 2a है, तो दिस इज द सेंटर पॉइंट O। तो दोनों तरफ मेरे पास A और A डिस्टेंसेस बच गई। टोटल डिस्टेंस 2a, यानी कि लेंथ ऑफ डाइपोल इज 2a। मैंने इसकी एक्सियल लाइन कंसीडर की, तो एक्सियल लाइन हमारी क्या होती है, एक ऐसी लाइन जो दोनों डाइपोल्स, दोनों पोल्स यानी कि दोनों चार्जेस को मिलाकर आगे जाती है, उसको बोलते हैं हम स्ट्रेट होगी बिल्कुल। इन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन जो कि आगे कंटिन्यू कर जाएगी, इसको मैं एक्सियल लाइन बोलूंगा। दिस इज द एक्सियल लाइन, ये आपकी एक्सियल लाइन। ओके, इस एक्सियल लाइन पे
मैं एक पॉइंट P कंसीडर करूंगा। देखो हर एक डेरिवेशन में ना एक फंडा तो क्लियर है कि किसी ना किसी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाएगा और वो पॉइंट पहले आप मानोगे, मानने के बाद उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करोगे। ओके, आपको लोकेशन बताई जाएगी भी इस जगह पे वो पॉइंट मानो। तो हमें बताया गया है कि एक्सियल लाइन पे मानो भैया, तो हमने इस एक्सियल लाइन पे यहां पर पॉइंट P की लोकेशन बनाएंगे। दिस इज पॉइंट P ऑन द एक्सियल लाइन। ओके, तो P पॉइंट से एक्सियल लाइन, जो एक्सियल लाइन पे P पॉइंट है, इसकी O से डिस्टेंस हम जो मान रहे हैं दैट इज R, वो मैंने R कंसीडर की है। ओके, चलिए देखिए, अभी मैं फाइंड कर रहा हूं P पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला मैं आपको करवा चुका हूं और वो मेरे को पूरी उम्मीद है कि आपके याद होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। ये डिस्टेंस है, ये चार्ज है, और ये चार्ज सोर्स चार्ज है। चार्ज पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, आपने यहाँ पर पॉजिटिव ही लिखना है। ये बात मेरे पिछले लेक्चर में क्लियर हो चुकी है। आइए, तो पहले हम -q चार्ज के कारण P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, फिर +q चार्ज के कारण P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, और फिर दो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपके आएंगे उनका वेक्टर सम कर देंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। दिस इज द होल समरी ऑफ द डेरिवेशन। ये इस डेरिवेशन की आपकी होल समरी है। आप समरी को यहाँ पर याद कीजिए और उस समरी को अप्लाई कीजिए अपनी कॉपी में, आपका रिजल्ट 100% एक्यूरेट आएगा। मैंने पिछले लेक्चर में आपको ये बात पहले भी बता चुका हूं कि अगर आपने किसी डेरिवेशन को रिमेंबर करना है तो उसकी समरी को रिमेंबर कीजिए, उस डेरिवेशन को सीधा रट्टा मत लगाइए, वो आपका गलत हो जाएगा। तो देखिए P पॉइंट, लेट अस कंसीडर, थोड़ी सी स्टोरी लिखनी होती है भैया, ठीक है। ये मैं तो नहीं लिखूंगा, लेकिन पेपर में जरूर हल्का फुल्का लिख देना ताकि थोड़े बहुत नंबर जो है अगर कोई काटना तो चाहे तो काटे ना। लेट अस कंसीडर अ पॉइंट P ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। ये कैपिटल P पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि अपना ये मिक्स होएगा किसके साथ, डाइपोल मोमेंट के साथ। सच दैट, कैसा पॉइंट है ये, सच दैट OP इज इक्वल टू R। O से P की डिस्टेंस मैंने R मान ली। ओके, चलिए ना, अभी मेरे पास बड़ा सिंपल सा फंडा, पहले -q के कारण P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू चार्ज -q एट A पॉइंट पे जो -q चार्ज पड़ा है, इसके कारण P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, ये आएगा अपना E माइनस E नेगेटिव, E के सबस्क्रिप्ट में नेगेटिव लगा देता हूं। ओके, E नेगेटिव एंड दिस इज इक्वल टू, मेरा फॉर्मूला क्या है, ये वाला लगाऊंगा मैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, चार्ज माइनस हो प्लस हो, आपने q ही लगाना है, डिवाइड बाय डिस्टेंस r और a, r प्लस a का होल स्क्वायर, r प्लस a का होल स्क्वायर। ये आपका बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट इज ड्यू टू -q चार्ज। चलिए, इसके बाद दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसकी जो डायरेक्शन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी डायरेक्शन किधर को है, तो डायरेक्शन के बारे में मैं अभी बताता हूं आपको, पहले इसको लिख लीजिए। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू चार्ज, अभी चार्ज बच गया +q, ड्यू टू चार्ज +q एट B पॉइंट पे जो +q चार्ज है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर उसकी कैलकुलेशन करनी है दैट इज वो आएगी आपकी E+, मैं सिंबल लगा रहा हूँ E+ का, पॉजिटिव चार्ज के कारण E+, दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड q बाय, ये डिस्टेंस है आपकी r माइनस a, कितनी डिस्टेंस है, r माइनस a का होल स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2। ये आपके दो रिजल्ट बड़े अच्छे रिजल्ट हैं बेटा।
Equation number 1 and equation number 2, both of these are electric field due to minus q and plus q charges respectively. Okay. अभी जो E माइनस है इसकी डायरेक्शन के लिए मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके जाऊंगा। देखिए, अगर प्लस क्यू चार्ज है और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉइंट P है, इस पर प्लस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज, जो कि बेसिक डेफिनेशन है हमारे टेस्ट चार्ज की, प्लस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज पर रिपल्शन का फोर्स लगता है बाहर की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ जाता है। मतलब कहने का ये कि जो पॉजिटिव चार्ज है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अवे फ्रॉम द चार्ज जाता है, चार्ज से दूर की तरफ, चार्ज से दूर की तरफ। और अगर चार्ज माइनस क्यू है और यहां पर मैंने P पॉइंट कंसीडर किया, P पॉइंट पे मैंने प्लस क्यू नॉट एक टेस्ट चार्ज रखा, तो यहां पर जो फोर्स है वो फोर्स बेटे अंदर की तरफ लगेगा, यानी कि चार्ज की तरफ लगेगा, बिकॉज इट इज अट्रैक्टिव वन। तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट पे अब की बार वो भी अंदर की तरफ होगा। कहने का मीनिंग मेरा ये है कि नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड वो हमेशा चार्ज की तरफ आता है, पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज और नेगेटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज। तो यहां पर ये बात आप कहीं पर भी अलग से नोट कर सकते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर इस बात को ध्यान में रखें तो जो माइनस क्यू चार्ज है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी तरफ आएगा, मतलब ये जो इक्वेशन नंबर 1 ये इलेक्ट्रिक फील्ड E माइनस है, इसके कारण से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा टुवर्ड्स द चार्ज जाएगा, यानी कि वो इधर को जाएगा। देखिए ये पहली बात है। तो इधर को इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने डाल दिया ये माइनस E वेक्टर, जिसकी डायरेक्शन अलोंग PA, P से A की तरफ। दूसरा, पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज, तो ये जाएगा अलोंग PX, ये मैंने x एक्सिस माना हुआ, ये x एक्सिस है अपने पास, तो ये अलोंग PX, x एक्सिस की तरफ। अभी एक बात मेरे को सोचनी पड़ेगी, मैं डायरेक्शन तो बना दूंगा लेकिन मैं ये सोचूंगा भी इनमें से बड़ा कौन है छोटा कौन है। तो यहां पर दो थ्योरी लगा सकते हैं आप। पहली थ्योरी, ये r प्लस a बड़ा है, r माइनस a छोटा है। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल देखें तो r प्लस a बड़ा होने के कारण जो नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर है वो स्मॉल है, जबकि पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे बड़े वाला है, ग्रेटर है। मतलब E प्लस इज ग्रेटर देन E माइनस। दूसरी थ्योरी अगर लगाओगे तो ये चार्ज पास है P पॉइंट के, ये चार्ज दूर है, तो जो चार्ज पास होता है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑटोमेटिकली ग्रेटर है, बड़ा है। तो जो भी थ्योरी आपने लगानी है कोई भी लगा सकते हो। हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड E प्लस है दैट इज ग्रेटर देन E माइनस, वो E माइनस से बड़ा है। तो E प्लस की जो डायरेक्शन है वो मेरे पास अलोंग PX आ गई, और मैंने ये एरो बड़ी बनाई है, आपने भी बड़ी ही बना दी, E पॉजिटिव वेक्टर। यहां से क्या बात क्लियर हो रही है कि मेरे पास दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहे हैं, दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं। अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज मिल जाएं आपको और आपने नेट वैल्यू निकालनी हो तो बड़ी नॉर्मल सी बात है, आप इसका वेक्टर सम करेंगे। वेक्टर सम में अगर दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए बड़े वेक्टर के मैग्नीट्यूड में से छोटे वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस कर दो। ये बड़े वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ये छोटे वेक्टर का है, बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, हमारा रिजल्ट आएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। एक और दो से जो E प्लस है दैट इज ग्रेटर देन E माइनस। एक तो ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, E प्लस E माइनस से बड़ा है। ओके, सो द नेट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पॉइंट पे नेट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? ये होगी E एक्सियल। ये नेट वैल्यू मींस मैं मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहा हूं, यहां पर मैं डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा। डायरेक्शन अंडरस्टूड है कि बड़े बड़े वेक्टर की होगी। अगर ये वेक्टर बड़ा है ये छोटा है तो डायरेक्शन E प्लस की होगी, E माइनस की नहीं होगी। ओके, तो मेरे पास जो E एक्सियल है उसकी वैल्यू आएगी E प्लस माइनस E माइनस।
मैंने बड़े वाली मैग्नीट्यूड में से छोटा मैग्नीट्यूड माइनस कर दिया, तो मेरे पास ई एक्सियल आ गया। यहां पर एक और बात बता दूं, कुछ बुक्स में ये बात कंसीडर की होगी, देखिएगा जो ई एक्सियल वेक्टर है, अगर कहीं ऐसा लिखा मिल जाए ई प्लस वेक्टर प्लस ई माइनस वेक्टर, तो आप इसको इसके साथ कंपेयर मत कीजिएगा। रीजन क्या है? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर ई एक्सियल वेक्टर इज इक्वल टू ई प्लस वेक्टर प्लस ई माइनस वेक्टर हो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है तो उसका वेक्टर सम ही होना है। अब वेक्टर सम का जो मैग्नीट्यूड है वो प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। ये प्लस वन में आप बहुत अच्छी तरह से ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में लगा चुके हैं। ओके, तो ये अगर लिखा मिल गया इसका मतलब ये सही है, ये भी गलत नहीं है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड इस मेथड से ही आएगा, बड़े वेक्टर में से छोटा वेक्टर माइनस कर दो। तो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 और 2 को यूज करके रिजल्ट आ जाएगा, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है, इसको मैं रब कर रहा हूं। हमारे पास जो रिजल्ट आएगा बेटे वो देखिए, ई एक्सियल इज इक्वल टू ई प्लस की वैल्यू मैंने पुट की 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R प्लस A का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ गई ई एक्सियल की। बड़े वाले वेक्टर में से छोटे वाला, सॉरी बड़े वाले मैग्नीट्यूड में से छोटे वाला मैग्नीट्यूड माइनस कर दिया, वेक्टर की बात नहीं है, वेक्टर सब्ट्रैक्ट नहीं होता, आपको पता है ना, हमेशा एडिशन होता है। तो ई एक्सियल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q कॉमन आ गया, सिंपल मैथमेटिक्स रह गया भैया, R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस A का होल स्क्वायर। दिस इज सिंपल मैथमेटिक्स, एलसीएम लीजिए और रिजल्ट दे दीजिए। E axial is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, आपने एलसीएम लिया इसका R माइनस A का होल स्क्वायर इंटू R प्लस A का होल स्क्वायर, यहां पर आ गया आपका R प्लस A का होल स्क्वायर माइनस यहां पर आ गया R माइनस A का होल स्क्वायर। चाहे तो इसको A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर से ओपन कर दीजिए, चाहे इसको A प्लस B का होल स्क्वायर लगा दीजिए, इसको A माइनस B का होल स्क्वायर लगा दीजिए और उसके बाद इसको ओपन कर लीजिए। सॉल्यूशन आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी कर लीजिए, इससे रिजल्ट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए मैंने क्या किया, E axial is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, तो ये आपका आ गया बेटा, ये आपका आ गया R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR माइनस R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस 2AR डिवाइडेड बाय A माइनस B A प्लस B, AR माइनस A R प्लस A और इसका कंबाइंड होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर इसका भी होल स्क्वायर, मैंने कंबाइंड होल स्क्वायर कर दिया। तो मेरे पास ई एक्सियल यानी कि एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। इसकी वैल्यू मेरे पास आती है, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल है, A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसिल है, 2AR प्लस 2AR इज इक्वल टू 4AR अपॉन A माइनस B A प्लस B, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर यानी कि R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको मैं थोड़ा सा शफल करूंगा, E axial is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q into 2A into 2R अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का कंबाइंड होल स्क्वायर। मैंने जो Q into 2A किया, Q into 2A किया, ये Q into 2A अलग किया क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है डायपोल मोमेंट P, इसलिए मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट कितना है बेटा, एक आसान सा रिजल्ट मेरे पास आया, E axial is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P, इसको 2PR भी लिख देते हैं, इसको P into 2R भी लिख देते हैं, जैसे आपकी मर्जी वैसे लिख लो, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक बात मैं यहां पर आपको कहनी चाहता हूं, वो सुनिए, आपका ना एक काम करने का बड़ा जी करेगा,
हमेशा ही आपने पिछले डेरिवेशन में भी देखा होगा, मैंने ना ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बिल्कुल नहीं छेड़ा, इसके साथ कोई पंगा नहीं लिया। ये 2 जो है ये 2 से 2 कट के यहाँ पे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर कोई और टर्म भी पाई भी आ सकता है, पाई को यहाँ से पाई से काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात बता दूं कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू थोड़ी मुश्किल है, 8.854 into 10 to the power -12, जबकि जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है इसकी वैल्यू बड़ी आसान है, 9 into 10 to the power 9। तो इसलिए मैं इस वैल्यू से कभी भी पंगा नहीं लेता, इसको ऐसे ही पढ़ा रहने दो, p into 2r divided by r square minus a square का होल स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। अभी इसकी जो डायरेक्शन है उसके बारे में यहाँ पर जरूर बताइएगा, और इसकी वेक्टर फॉर्म भी बताएंगे हम। अगर इसकी डायरेक्शन में देखूं तो डायरेक्शन देखो बड़ी आसानी से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। ये e प्लस है, ये e माइनस है, e प्लस बड़ा e माइनस छोटा तो छोटा है, तो नेट e एक्सियल वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो आपकी आ गई अलोंग px, अलोंग px की तरफ। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आया, ही बहुत आसान है, बहुत इजी सा टॉपिक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट हुआ है, वेक्टर फॉर्म नहीं कैलकुलेट हुआ। तो अगर मैंने इसको वेक्टर फॉर्म में कैलकुलेट करना है, माने अगर मैंने इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो मैं कैसे लिखूं फिर? उसके लिए देखिए, इसको रब कर दूं कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत आसान है ये। आप इसका समरी याद रखो बस। अगर आपके समरी याद है तो आप बड़ी आसानी से कोई भी डेरिवेशन कर सकते हैं। इन वेक्टर फॉर्म, मैं वेक्टर फॉर्म में इसका रिजल्ट लिखना चाहता हूं, तो ई एक्सियल वेक्टर, देखो दोनों तरफ कौन कौन वेक्टर है, इधर ई एक्सियल वेक्टर, ये वेक्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड, उधर आर वेक्टर नहीं है, कोई भी वेक्टर नहीं है, अकेला पी वेक्टर है, यानी कि डाइपोल मोमेंट वेक्टर है, स्मॉल पी। यहां पर लिख सकते दीजिए साइड में, सिंस स्मॉल p इज इक्वल टू qa into 2a, क्योंकि ये चीजें जो है छोटी हैं, ये भूल जाती हैं। ओके, तो देखिए मेरे पास इधर p वेक्टर, इधर e एक्सियल वेक्टर, इन दोनों की डायरेक्शन को कंपेयर करते हैं, और कंपेयर करने के लिए हमें डायग्राम में जाना पड़ेगा। देखो डायग्राम प्रोसेस करता है डेरिवेशन के साथ, और डेरिवेशन प्रोसेस करता है डायग्राम के साथ, ठीक है। तो देखिए डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है -q से +q की तरफ, यानी कि ये वाली डायरेक्शन तो p वेक्टर की होगी, सेम डायरेक्शन e एक्सियल वेक्टर की होगी। इट मींस अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो मेरे पास एक पॉजिटिव का साइन आएगा, और कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर डायरेक्शन अपोजिट होती तो मैं नेगेटिव का साइन लगाता। अभी मेरे पास ये पॉजिटिव का साइन है, r² - a² का होल स्क्वायर। दिस इज योर रिजल्ट। यहां पर पॉजिटिव साइन ये शो करता है, पॉजिटिव साइन क्या शो करता है कि e एक्सियल वेक्टर और p वेक्टर सेम डायरेक्शन में। ओके, इसके बाद इसका स्पेशल केस है, छोटा सा स्पेशल केस। स्पेशल केस एक खास, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी केस, ऐसे कह लो कि इसमें अगर थोड़ा बहुत फेरबदल करें तो क्या नई चीज मेरे पास मिलेगी। अगर मैं इस डाइपोल के साइज को बहुत शॉर्ट करूं, डाइपोल को बहुत छोटा करूं, तो क्या होगा? When dipole has very short length, जब डाइपोल की लेंथ बहुत छोटी है, जब डाइपोल की लेंथ बहुत छोटी होगी ना, तो ये इसका साइज बहुत छोटा हो जाएगा। एक ऐसा डाइपोल जिसका साइज बहुत बहुत छोटा होता है उसको बोलते हैं आइडियल डाइपोल, ठीक है। आइडियल डाइपोल, आइडियल अगर कहीं एग्जाम में आ जाए तो बता देना, ठीक है ना। बहुत बहुत छोटे डाइपोल जिसका साइज, जिसकी लेंथ ऑफ डाइपोल वेरी स्मॉल हो, एक बहुत छोटे साइज के डाइपोल को बोलते हैं आइडियल डाइपोल। जैसे छोटे वाले HCl हो गया, ये एक डाइपोल है, ठीक है ना, ऐसे छोटे वाले। तो शॉर्ट लेंथ का जब डाइपोल हो तब R इज मच ग्रेटर देन E, जो इसका साइज है वो छोटा हो जाता है और R बहुत इससे बड़ी हो जाती है, यानी कि R इज मच मच ग्रेटर देन A। अगर R इज मच ग्रेटर देन A तो A का स्क्वायर और छोटा हो जाएगा, A पहले ही छोटा है, उसका स्क्वायर और छोटा। जैसे 0.2 है, 0.2 का स्क्वायर कर दो तो 0.04 बन जाएगा, और छोटा हो गया। तो A स्क्वायर को यहां पर मैं नेग्लेक्ट कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आया? नाउ
therefore a square can be neglected. And from equation 3 we have E axial is equal to 1/4 pi epsilon naught P into 2r डिवाइड बाय r की पावर बेटे 4 आ गई। 2 इसकी है, 2 इसका फर्दर स्क्वायर था, तो r raised to the power 4। एक पावर आपकी कैंसिल होती है, तो आपका जो रिजल्ट बचता है शॉर्ट डाइपोल के लिए वो बचता है 1/4 pi epsilon naught 2p over r cube। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये आपका रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, 2p over r cube बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको यूज भी करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल की एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, ये सब कुछ उसके बारे में कंप्लीट प्रोसेस था। ओके, अभी नया टॉपिक जो है वो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल। इसको रब कर रहा हूं। तो इक्वेटोरियल लाइन होती क्या है, पहले तो ये पता होनी चाहिए अपने को इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है। इक्वेटोरियल लाइन का मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इक्वेटोरियल लाइन का मतलब है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाइसेक्टर वो होता है जो अपने जो लाइन को बीच में से काटता है। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री पे काटता है, तो 90 डिग्री पे काटने वाला बाइसेक्टर जो है किसी भी लाइन का, उसको बोलते हैं उसका इक्वेटोरियल लाइन। तो हमारे डाइपोल का भी बाइसेक्टर ऐसा है, जो डाइपोल है वो बनाएंगे और उसका बाइसेक्टर भी बनाएंगे। देखो कैसे बनाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक लाइन, इक्वेटोरियल। तो मैं यहां से डायग्राम शुरू करूंगा नीचे से, क्योंकि ऊपर की तरफ डायग्राम नहीं जाना है। ये मेरे पास दो चार्ज हैं, एक चार्ज माइनस क्यू, दूसरा चार्ज प्लस क्यू। एक पॉइंट ए, दूसरा पॉइंट बी, सेंटर पॉइंट ओ, दोनों तरफ की डिस्टेंस हम पहले जैसे मानते हैं, दोनों तरफ की डिस्टेंस ए। और मैं यहां पे जो इक्वेटोरियल लाइन ड्रॉ करूंगा, ये मेरे पास इक्वेटोरियल लाइन है बिल्कुल सेंटर से ऊपर की तरफ, इक्वेटोरियल लाइन। जो इक्वेटोरियल लाइन है, इस लाइन पे मैं एक पॉइंट मानूंगा यहां से P, क्योंकि मैंने पहले भी बोला है कि कमेंट्री जो है, कमेंट्री इस हिसाब से होनी है, क्या पूछा गया है आपसे, ठीक है। तो कमेंट्री में एक पॉइंट मानना पड़ेगा P। अभी मैं कमेंट्री नहीं लिखाऊंगा, ओके। तो कमेंट्री में एक पॉइंट P मानना पड़ेगा। इस P पॉइंट की O से डिस्टेंस पिछली बार मैंने R ली है, ओके। अब की बार मैं इसको R नहीं कंसीडर करूंगा, क्योंकि R आपको पजल करेगा। अब की बार मैं इसको X मानूंगा। X। तो अगर मैं इसको X मानूं, तो मेरे पास देखिए ये डॉटेड लाइन से P पॉइंट को मिला रहा हूं, दोनों के दोनों जो पॉइंट चार्ज हैं उनको डॉटेड लाइन से मैंने P पॉइंट से मिला दिया। और डॉटेड लाइन से P पॉइंट से मिलाने के बाद मैं P पॉइंट पे दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करूंगा। सेम प्रोसेस है, पहले माइनस क्यू के कारण फिर प्लस क्यू के कारण P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करूंगा। उसके बाद मेरे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे, उन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का मैं वेक्टर सम कर दूंगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेम प्रोसेस है, दोनों में एप्लीकेशन उसकी अलग अलग है, तो इसकी एप्लीकेशन थोड़ी सी डिफरेंट है, देखिएगा। तो मैंने P पॉइंट कंसीडर किए यहाँ पे, P पॉइंट X डिस्टेंस पे। एक चीज जरूरी जो है वो क्या है कि यहाँ पे मैंने ये एंगल जो है इसको भी मानना है, ये थीटा और ये भी थीटा, बिकॉज दिस इज गिवन। अगर P पॉइंट फिक्स है तो ये दोनों एंगल भी फिक्स होंगे, ओके। तो चलो लिख देते हैं, सपोज अ पॉइंट P on the equatorial line such that, कैसा पॉइंट है, such that OP is equal to X।
इसको मैंने x मान लिया, पिछली बार r माना था, फिर x मान लेते हैं। ओके, क्योंकि r जो है ना, r एक्चुअली में ये माना जाता है कि r जो है वो डिस्टेंस, चलो इसको r ही मान लो, कोई बात नहीं, चल ले, इसको मैंने r मान लिया, ठीक है। OP इज इक्वल टू r एंड एंगल PBO इज इक्वल टू एंगल PAO इज इक्वल टू थीटा। मैंने जो ये दोनों एंगल हैं, ये वाले थीटा मान लिए, चलो इस डिस्टेंस को r मान लेते, कोई बात नहीं, चल जाएगा। नाउ अभी P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पहले माइनस Q के कारण, तो आपको ब्लूप्रिंट समझ में आ गए, आप खुद कर सकते हो, मेरे साथ कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू चार्ज माइनस Q एट ए पॉइंट पे माइनस Q चार्ज है, उसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको अब की बार मैं EA लिख देता हूँ, पिछली बार E प्लस E माइनस लिखे थे, अब की बार इसको EA लिख देता हूँ। A के कारण, इस चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड EA। पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला आपको आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस बराबर है, अब की बार ये होएगी आपकी अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये वाली भी आपकी होएगी अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है। चलो ये आपका आ गया अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का कंबाइंड होल स्क्वायर। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मेरे पास कितना आएगा, देखिए EA इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, रूट और स्क्वायर आपस में एडजस्ट हो गए। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ये आपकी 1 नंबर इक्वेशन है। इक्वेशन नंबर 1 से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस Q चार्ज फाइंड किया, इसकी डायरेक्शन बाद में बात करते हैं। एंड ड्यू टू चार्ज प्लस Q एट P, B पॉइंट पे जो प्लस Q चार्ज है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इलेक्ट्रिक फील्ड होएगा EB। अभी मैं एक स्टेप जो है उसको स्किप करूंगा, ये स्टेप डायरेक्ट लेके आऊंगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज Q है, डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, आपका आएगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का अंडर रूट और स्क्वायर एडजस्ट हो गए, इतने रह जाएगा ये। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अभी इसकी डायरेक्शन जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने पहले आपको बोला है कि पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज, नेगेटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज। तो मेरे पास जो पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस Q का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो अवे जाएगा और नेगेटिव का इसकी तरफ आएगा। पहले मेरे पास जो EA है ये नेगेटिव के कारण है, माइनस के कारण, तो ये टुवर्ड्स द चार्ज। तो मैं ब्लू पेन से यहां पर सेट कर देता हूं इसको, देखिए ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसको लिखूंगा मैं EA वेक्टर, EA वेक्टर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है EA वेक्टर। ओके, एक बात और, इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है, क्योंकि डिस्टेंस भी सेम है, चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम है, सिर्फ डायरेक्शन का फर्क है। ओके, तो यहां पर हम ये भी लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 EA इज इक्वल टू EB। लेकिन अगर आपने ऐसे लिख दिया वेक्टर लगा के, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये आपका 100% गलत है, क्योंकि EA वेक्टर और EB वेक्टर की डायरेक्शन सेम नहीं है, सिर्फ उनके मैग्नीट्यूड सेम है। बात का ध्यान रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि बच्चे जब डेरिवेशन करते हैं वो वेक्टर ही लगाते जाते हैं एंड तक, यहां से शुरू करते हैं वेक्टर 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 एंड तक वेक्टर ही चलता है। तो इस बात का खास ध्यान रखिएगा। ओके, मेरे पास सिर्फ मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन इक्वल नहीं है ये। तो मैंने क्या किया, EA इज इक्वल टू EB लिखा, ठीक है। EA की डायरेक्शन है अलोंग PA, EA की डायरेक्शन है अलोंग PA, जबकि EB की डायरेक्शन वो है अवे, यानी कि इधर को। तो देखिए इधर को मेरे को एक एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, ये वाली लाइन मैं ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। लेकिन
क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड सेम है, तो जितनी बड़ी एरो ये है, इतनी बड़ी एरो मींस इतना ही बड़ा वेक्टर ईबी वेक्टर होएगा सेम लेंथ का। ये आपका ई वेक्टर है और ये वाला आपका ई बी वेक्टर है, दोनों की लेंथ की मेजरमेंट आप कर सकते हो। ये ई बी वेक्टर, इसकी जो डायरेक्शन है वो मैंने डिफाइन करनी है, आपके घर का राज है, आप जैसी मर्जी डिफाइन कर दो। अलोंग पी, यहां पर के लगा दो, ओके, अलोंग पी के, पी से के की तरफ, इसको के लिख दिया मैंने, ठीक है। अभी मैंने रिजल्टेंट फाइंड करना है, ये वाला एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा है। मैंने क्या किया, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी यहां, बिल्कुल इसके पैरेलल, ओके। तो ये एक्सिस, अगर इधर को पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है तो लेफ्ट साइड को, मेरी लेफ्ट साइड को इधर को नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा, जिसको मैं एक्स डैश लिख सकता हूं, एक्स डैश। रिजल्टेंट फाइंड करना है, ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा, ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा, ओके। इसको कॉरस्पॉन्डिंग बोल लो, अल्टरनेट बोल लो, जैसे मर्जी समझ लो, ओके। ये बोथ ऑफ दीज एंगल्स आर थीटा। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज है। कितनी पॉसिबिलिटीज है? दो। द फर्स्ट वन इज, जो पहली पॉसिबिलिटी है वो क्या है कि मैं इन दोनों का वेक्टर सम कर दूं, यानी कि यहां पे पैरेललोग्राम लॉ लगा दूं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर प्लस 2EA EB cos ऑफ एंगल 2 थीटा। इसको सॉल्यूशन करोगे आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन एक इससे आसान मेथड है, इससे इजी मेथड है, हम वो वाला यूज करेंगे। एक डेरिवेशन को कई मेथड से किया जा सकता है, तो यहां पर जो मैं डेरिवेशन यूज कर रहा हूं, जो मेथड यूज कर रहा हूं, दैट इज सिंपली कंपोनेंट मेथड। वो मेरा कंपोनेंट मेथड है, कंपोनेंट मेथड से मैं कैलकुलेट करूंगा। देखिए, मैं अगर EA के कंपोनेंट बनाना चाहूं तो EA के कितने कंपोनेंट बनेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड EA के दो कंपोनेंट बनेंगे। इस वाली डायरेक्शन जो है, इस डायरेक्शन में मेरा ये कंपोनेंट बनेगा EA, थोड़ा सा मैं इधर को लिख लेता हूं, इसको कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिएगा, EA cos थीटा। नीचे को जो कंपोनेंट बनेगा, तभी मैंने पेन चेंज किया है, ये कंपोनेंट ब्लू वाला ये बनेगा आपका EA sin थीटा, ये वाला कंपोनेंट। EB के जो दो कंपोनेंट बनने वो इधर वाली साइड में EB cos थीटा और इधर ऊपर की तरफ EB sin थीटा, दो कंपोनेंट। अभी देखिए, EA sin थीटा और EB sin थीटा अपोजिट इन डायरेक्शन है। अगर इनका मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे ना। तो यहां पर आ जाओ, इधर EA है, इधर EB है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो मैं इसे जस्ट आगे अगर ऐसे लिख दूं कि EA sin थीटा इज इक्वल टू EB sin थीटा, यानी कि दोनों तरफ sin थीटा का मल्टीप्लाई कर दूं, तो EA sin थीटा और EB sin थीटा का मैग्नीट्यूड इक्वल आ गया। डायरेक्शन यहां से डायग्राम से अपोजिट है, देन बोथ कंपोनेंट्स कैंसल ईच अदर। तो यहां पर ये बात लिख सकते हैं, एंड फ्रॉम फिगर द डायरेक्शन ऑफ these two components, directions of these two components are opposite. तो directions opposite है, so both will cancel, so both get cancelled। लो जी, तो महाराज क्या हो गया, ये वाला और ये वाला कंपोनेंट आपस में कैंसिल हो गया, और जब कैंसिल हो गया तो मेरे पास कंपोनेंट बच गए EB cos थीटा और EA cos थीटा। दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो रिजल्ट जो है वो सिंपली इन दोनों कंपोनेंट्स का एडिशन आ जाएगा। एक सवाल यहां पर और होता है, भाई ये एरो एक ही क्यों गई है? अभी मेरे पास कोई इलाज नहीं है इसका, क्योंकि दोनों एंगल सेम है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसकी लेंथ भी सेम होगी। जितनी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट होगा वही इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट की भी लेंथ होगी। तो इस कारण से मैं इसको थोड़ा सा डार्क जरूर कर सकता हूं, लेकिन ये दो अलग अलग नहीं लगा सकता, क्योंकि वो तो अलग अलग लेंथ के हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, एक कंपोनेंट ये है, एक ये है, और दोनों एक ही जगह पे शो हो रहे हैं। ओके, तो मेरे पास जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना आया? सो द रिजल्टेंट
इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट यानी कि इक्वेटोरियल लाइन पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वो मेरा आया E इक्वी इज इक्वल टू, ये दोनों कंपोनेंट, एक ये वाला E A cos थीटा, एक E B cos थीटा, इन दोनों का मैं सम कर दूंगा। E A cos थीटा प्लस E B cos थीटा, इन दोनों का सम हो गया। तो आपका जो रिजल्ट है वो बड़ी आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। मैं ना इस इक्वेशन को नंबर 3 लगाता हूं, E A इज इक्वल टू E B को। अगर ये दोनों सेम है तो E A cos थीटा इज इक्वल टू E B cos थीटा, दोनों सेम है। तो मैं इसको क्या लिख दूं? मैं इसको लिख देता हूं E A cos थीटा प्लस E A cos थीटा, यानी कि E B को भी मैंने E A लिख दिया। ओके, तो मेरे पास आ गया E इक्वी इज इक्वल टू 2 E A cos ऑफ थीटा। अभी E A की वैल्यू किस इक्वेशन से पुट होगी? इक्वेशन नंबर 1 से। ओके, यहां पर है E cos थीटा की वैल्यू कहां से आएगी? फिगर से, डायग्राम से। दोनों वैल्यू पुट कीजिए, आपका रिजल्ट आ गया। ओके, तो दोनों डेरिवेशन, जो फर्स्ट वाला था और एक ये वाला, एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन, इन दोनों डेरिवेशंस के जो डिफरेंसेस हैं उनको बड़े ध्यान से कीजिएगा। तो आपके पास क्या आया? सिंस, पहले अपन E A की वैल्यू यूज करते हैं। E इक्वी इज इक्वल टू 2 E A की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर और इसके साथ cos ऑफ थीटा। ये मैंने यूज किया फ्रॉम इक्वेशन 1। अगर आप 2 E B cos थीटा लिख दो वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। E इक्वी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अभी cos थीटा की वैल्यू मैं फिगर से लाऊंगा, फ्रॉम फिगर साइड में लिख देता हूं, फ्रॉम फिगर। जो cos थीटा है उसकी वैल्यू मेरे पास कितनी है? cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज a अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, a अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। मैंने ये वैल्यू यहां पे पुट कर दी, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो मेरे पास जो रिजल्ट आया बच्चे वो कितना आया? E इक्वी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2A डिवाइड बाय R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2। Q इंटू 2A जो है ये आपका डाइपोल मोमेंट P। तो आपका रिजल्ट आ गया ना? आपका रिजल्ट कितना आया? E इक्वी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q into 2A is equal to P, since Q into 2A is equal to P, यानी कि डाइपोल मोमेंट स्मॉल p और कैपिटल की P का डिफरेंस रखिएगा। दिस इज योर रिजल्ट, ये आपका रिजल्ट है। डायरेक्शन बोलो, डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन किधर को है? इसकी डायरेक्शन होगी, ये इक्वेशन नंबर 4 है, इसकी डायरेक्शन है उधर px डैश। और अगर आप इसकी नेट वैल्यू डायग्राम में शो करना चाहते हैं तो आप यहां पर एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करके इसकी नेट वैल्यू जो कैलकुलेट करके बता सकते हैं, लेकिन मैं सिंपली लिखूंगा इसको E इक्वी वेक्टर की डायरेक्शन px डैश के अलोंग px डैश। सो दिस इज द रिजल्ट, ये आपका रिजल्ट है। अभी जैसे एक्सियल लाइन में स्पेशल केस किया है तो मेरे पास इक्वेटोरियल लाइन में भी स्पेशल केस होएगा, सेम स्पेशल केस होएगा। एक वेक्टर फॉर्म भी अभी अपने लिखनी है ना, तो वेक्टर फॉर्म लिखते हैं पहले, उसके बाद स्पेशल केस करेंगे। इसको रब कर रहा हूं मैं, आपको समझ में आ गया होगा। देखिए पहले इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म, मैंने इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा। अगर मैंने वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? इक्वेशन नंबर 4 से E इक्वी, देखो कौन कौन वेक्टर है उसमें, E इक्वी तो वेक्टर क्वांटिटी है, इज इक्वल टू परले वाले साइड में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन समथिंग समथिंग,
जो P है वो वेक्टर है, तो अगर P वेक्टर है, डाइपोल मोमेंट वेक्टर है, तो उसकी डायरेक्शन कौन सी है वो देखनी पड़ेगी मेरे को। तो 1/4πε0 P वेक्टर अपॉन जो है वैसे का वैसा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2। ओके, अभी यहां पर E इक्वी वेक्टर तो है px डैश के अलोंग, और जो P वेक्टर है वो होता है -q2 प्लस q, पहले बोल चुका हूं आपको। सो यहां पर लिख देता हूं कि जो P वेक्टर है, P वेक्टर की डायरेक्शन -q2 प्लस q यहां पर है। अगर -q से +q P वेक्टर की डायरेक्शन इधर को और E इक्वी अपोजिट डायरेक्शन होगी, तो अपोजिट डायरेक्शन के कारण मेरे को यहां पर एक नेगेटिव का साइन लगाना पड़ेगा। नेगेटिव साइन आपको ये बता रहा है कि P वेक्टर यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और डाइपोल मोमेंट वेक्टर दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हैं। ओके, ये आपकी वेक्टर फॉर्म है, यहां पर नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस जरूर बताइएगा। ओके, अभी जो स्पेशल केस, स्पेशल केस क्या है? व्हेन डाइपोल हैज वेरी शॉर्ट लेंथ। इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्टोरी चल रही है, ध्यान रखिएगा। डाइपोल हैज वेरी शॉर्ट लेंथ। वैसे मैंने ऐसे बोला क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रिक के साथ एक ऐसा डेरिवेशन भी आना है जिसमें मैग्नेटिक डाइपोल होएगा, इसलिए बोला है। When dipole has very short length, जब डाइपोल की लेंथ बहुत शॉर्ट है तो R is much greater than A। डाइपोल तो बहुत छोटा है, डाइपोल अगर छोटा है, आइडियल डाइपोल है, तो ये बहुत छोटा है, R उसके कंपैरेटिवली बहुत बड़ा होगा। और अगर R बहुत बड़ा होगा, तो A square can be neglected, therefore A square can be neglected। ए स्क्वायर को मैंने नेग्लेक्ट कर दिया। जब मैं ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दूंगा, तो मेरे पास बचा क्या? यहां पर मेरे पास आर स्क्वायर की पावर 3/2। आर स्क्वायर की पावर 3/2 करो तो 2 से 2 कैंसिल, आर क्यूब। तो आपके पास जो रिजल्ट बचा है, यहां पर लिख देते हैं। आपके पास जो रिजल्ट बचा है वो क्या बचा? आपके पास जो रिजल्ट बचा फ्रॉम 4 नंबर इक्वेशन से, वो बचा E इक्वी इज इक्वल टू 1/4πε0 P/r³। ठीक है, तो ये बच्चे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल, और ये हो गया आपका वेक्टर फॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द शॉर्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, उसकी वेक्टर फॉर्म। और ये वाली इक्वेशन है, ये उसका मैग्नीट्यूड। ओके, सो इसके बाद मैं एक छोटी सी स्टोरी और चलाना चाहता हूं, जिसमें हम ये कंपैरिजन करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन का और इक्वेटोरियल लाइन का, अगर मैं इनका रेशियो फाइंड करना चाहूं तो उसका आपस में रिलेशन क्या है। ओके, एंड दैट कैन बी कैलकुलेटेड ओनली फॉर सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट डाइपोल के लिए। ओके, देखिए, आप इसको नोट लिख सकते हैं, आप इसको नोट लिख सकते हैं, लिखिएगा। E एक्सियल फॉर शॉर्ट डाइपोल, छोटे डाइपोल के लिए, फॉर शॉर्ट डाइपोल E एक्सियल अपॉन E इक्वेटोरियल, यानी कि एक्सियल लाइन के कारण डिवाइड बाय इक्वेटोरियल लाइन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द रेशियो। तो मैं सिंपल रिजल्ट दूंगा। देखिए, E एक्सियल का आया था आपका रिजल्ट 1/4πε0 Q बाय 2P/r³ डिवाइड बाय 1/4πε0, ये आया आपका P/r³। सो एवरीथिंग गेट कैंसल्ड एक्सेप्ट 2। मेरे पास जो रिजल्ट है वो कितना आया? E एक्सियल अपॉन E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू 2। मींस E एक्सियल सिर्फ शॉर्ट डाइपोल के लिए इज इक्वल टू 2 टाइम्स E इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है
उसका डबल कर दो तो एक्सियल लाइन का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डिस्टेंस पे आ जाएगा फ्रॉम पॉइंट सेंटर पॉइंट O। ओके, अगर आपका यहां से 1 मीटर डिस्टेंस पे कोई पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके, तो आपने एक्सियल लाइन पे, ये इक्वेटोरियल लाइन पे है, अगर इतनी ही डिस्टेंस पे आपने इधर को इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो आप इसका डबल कर दीजिए, तो आपके पास एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन भी हो जाएगी। ओके, सो ये था हमारा इक्वेटोरियल लाइन, एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक